So good morning to all. Rounding off. राउंड देखो राउंडिंग ऑफ में फर्स्ट है अपने पास if a number to be dropped, if a number to be dropped is greater than 5, जिस नंबर को हटाना है वो 5 से ज़्यादा हो, then the preceding number is increased by 1. इंक्रीज बाई 1. 1 से प्रेसिडिंग नंबर को इंक्रीज कर देंगे हम. ठीक है बेटा, समझ गए क्या? देखो जैसे Yes, समझ गए सर। 14.956 है. अब इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है अपने पास? 5. अब मान लो इसको रिप्रेजेंट दिस नंबर अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. रिप्रेजेंट दिस नंबर 14.96 14.96. शाबाश. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. तो इसको क्या लिख देंगे हम? 96. 14.96. वेरी गुड. जिस डिजिट को ड्रॉप करनी है वो 5 से क्या है, ज्यादा है, तो प्रेसिडिंग डिजिट को 1 से क्या कर देंगे हम? इंक्रीज कर देंगे. राइट? यस सर। समझ गए बेटा? यस सर यस सर देखो सेकेंड रूल. सेकेंड रूल ये बोलता है इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if a digit to be dropped जिस डिजिट को ड्रॉप करना है इज ग्रेटर देन 5, ये इज लेस देन, ग्रेटर देन तो हो गया फर्स्ट, इज लेस देन 5, देन प्रीसीडिंग डिजिट रिमेन्स अनचेंज्ड. then the preceding digit remains unchanged. right? देखो 13.9654 इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 6 हैं, एंड रिप्रेजेंट इट अप टू 4. रिप्रेजेंट अप टू 4, 4 तक रिप्रेजेंट करना है. तो देखो बेटा आपने को किसको हटाना है? ये लास्ट डिजिट को ड्रॉप करना है. तो पहले वाली डिजिट 13.956. राइट? 956 बेटा ये म्यूट कर लो जिसके में आवाज आ रही है. इफ अ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, if a digit to be dropped is equal to 5, अगर वो 5 के बराबर है, then preceding digit is increased by 1. इफ इट इज ओड, अगर वो ओड है तो उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे बेटा हम. एंड द प्रीसीडिंग डिजिट इज सेम, उसको सेम रख देंगे. इफ इट इज इवन, अगर वो इवन है तो उसको सेम रख देंगे, और ओड है तो क्या कर देंगे हम? उसको 1 से इंक्रीज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल 14.75, तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और इसको आपको 3 तक रिप्रेजेंट करना है. कितने तक रिप्रेजेंट करना है इसको? 3 तक. तो
देखो जिस डिजिट को हटाना है वो 5 है, तो उसके पहले वाली ओड है, तो ओड को 1 से बढ़ा देंगे या नहीं इसमें? 14.8। 14.8 आंसर हो जाएगा। अब मान लो ये ऐसे होता 14.85, तो इसमें भी 4 है। 14.9। 14.9 नहीं, देखो प्रीसीडिंग डिजिट अगर इवन है तो रिमेन सेम, ये वाला रूल लगेगा फिर। तो 14.8 ही आंसर आएगा इसका भी। समझ गए डिफरेंस? यस सर। यस सर। अब उसके बाद देखो जो सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पढ़ा था। उसके बाद सेकंड रूल है उसमें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, देखो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या होगा बेटा कि जो रिजल्ट है ना, द रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड देखो कल एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या था कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस के बाद तक रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि उसमें तो जो डेसिमल प्लेस के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगे, और इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, और इसको हम लीस्ट प्रिसाइज टर्म भी बोल देते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और लीस्ट प्रिसाइज टर्म। देखो कि फॉर एग्जांपल जैसे अपने पास है 5.23 को मल्टीप्लाई करना है तुम्हारे को 3.1 से, तो 5.23 को 3.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी तुम्हारा आंसर आएगा, इसमें देखो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितनी है बेटा 3, और 3.1 में कितनी है 2, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा 523 3 3 9 3 11 देखो 16.213। अब बताओ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर दो ही हैं इसमें, तो ये तीनों डेसिमल के प्लेस के बाद वाली हटानी पड़ेंगी, तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? आंसर विल बी 16 आंसर होगा इसके अंदर। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? सर वापस समझा दो ये। देखो मैं थोड़ा सा ऊपर ड्रैग आउट कर रहा हूं, वो राउंडिंग ऑफ वाला क्लियर हो गया? यस सर। देखो कल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या बोला था कि जो डेसिमल प्लेस के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगी उसमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको ये दो रिजल्ट है, तुम्हारे को इनको मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई करने के लिए देखो 5.23 को 3.1 से मल्टीप्लाई किया तो अपने पास रिजल्ट आ रहा है क्या इसका 16.213, राइट? यस सर। 16.213 ये रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे पास। अब देखो इस रिजल्ट में से क्या करना है बेटा आपको कि मतलब जो फाइनल रिजल्ट वहां तक रिप्रेजेंट करोगे आप लोग जिसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी, लीस्ट प्रिसाइज टर्म। तो लीस्ट देखो 2 है या 3 है बेटा? सबसे कम 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, तो तुम्हारे फाइनल आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, तो ये बाकी की सारी हटा दो उसमें से। तो देखो यहां से हटाना है डिजिट को, इसको ड्रॉप करना है, तो इस डिजिट को ड्रॉप करना है, तो वो 5 से कम है, तो बाकी सारी डिजिट रिमेन सेम। यस सर। देखो यस सर। बेटा कौन पूछ रहा था, नहीं आया समझ में उसको? देखो 0.25 अपॉन 25.250। देखो अब इसको डिवाइड करेंगे हम, डिवाइड करने के बाद जो भी आंसर आएगा तुम्हारा उस आंसर के अंदर बताओ कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए? 2।
वेरी गुड। उसमें टू सिग्निफिकेंट, देखो इस नीचे वाले में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है? 5. नीचे वाले 5. 5 है, और 5. ऊपर वाले में देखो पॉइंट 0.25, 0.25. 0.25 डिवाइडेड बाय 25.250। Yes, sir. ये आंसर कितना आ रहा है आपका? 0.009. 0.0099, 0.0099। अब बताओ इसमें ये 00 तो सिग्निफिकेंट नहीं होते ना लेफ्ट हैंड साइड में, नॉन जीरो डिजिट Yes. के, तो No, ये sir. आंसर Yes, आएगा sir. तुम्हारा फाइनल आंसर में। ये दो सिग्निफिकेंट होनी चाहिए फिगर्स इसमें। दिस इज द फाइनल आंसर। Yes, sir. बेटा बोलो, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. आगे सर। यस सर। यस सर। समझ गए? उसके Yes, बाद sir. थर्ड रूल, इफ अ सम इन्वॉल्व्स, अगर सम के अंदर नंबर ऑफ स्टेप्स हो, मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हो और क्या हो, डिवीजन भी हो, तो जो फाइनल नंबर, फाइनल रिजल्ट should be reported final result should be reported up to final result should be reported up to least significant figures या least precise term, least significant और least precise term other than the एग्जैक्ट नंबर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इसमें, अदर देन द, मैं इसको रेड में एनक्लोज कर रहा हूं, अदर देन द एग्जैक्ट नंबर्स। देखो डब्बे में बंद करने के बाद किसी चीज की मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है ना, Yes, sir. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो फॉर एग्जांपल 25.756 मल्टीप्लाइड बाय 0.0592 अपॉन 0.256 इंटू 7। अब देखो इसको सोल्व करना है आपको, तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड कर लेना। देखो 25.756 मल्टीप्लाइड बाई 0.0592, ये आ गया 1.524755। $1.524755 राइट, अपॉन 0.256 इंटू 7, 0.256 मल्टीप्लाइड बाई 7, ये कितना आ गया 1.792। वन पॉइंट 5247 डिवाइडेड बाय 1.792 राइट। तो ये कितना आ गया बेटा इसमें 0.085086, 0.85086, 785 और लिख लो, एक दो डिजिट आगे 785। अब देखो लीस्ट सिग्निफिकेंट तक रिप्रेजेंट करना है। देखो इस लाइन को देखना ध्यान से, रिप्रेजेंटेड अप टू लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर एज इन द लीस्ट प्रिसाइज टर्म अदर देन द एग्जैक्ट नंबर। तो बताओ इसका आंसर क्या बताओगे आप फिर? देखो इसमें तो टोटल कितनी है 3 2 5, और इसमें कितनी है 3, इसमें भी 3 है, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगी आपके पास 5, इसमें कितनी होगी 3, इसमें 3, तो इसमें 1। अब देखो इसमें 1, अब तुम्हारे मन में ये विचार आए कि सर इसमें सर 3 लीस्ट करेंगे। क्या बेटा
3 करेंगे 3। वेरी गुड, 3 करेंगे इसमें। तो ये फाइनल, ये तो तुम्हारा एक्चुअली में आ गया रिजल्ट। और फाइनल आंसर क्या Yes, होगा sir. तुम्हारा? कितनी होनी चाहिए उसमें? 3। 3. 3 होनी चाहिए। तो जिस डिजिट को हटाना है वो डिजिट देखो 5 से ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा. 5 से ज़्यादा है तो प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। तो इसका आंसर क्या लिख देंगे? 0.851। 5. ये आंसर आएगा आपका। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। देखो 2 रूल हो गए, 3 रूल हो गए। एक तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेस के बाद लीस्ट देखेंगे। एडिशन और sir. सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे हम? लीस्ट देखिए. लीस्ट कब देखेंगे? डेसिमल प्लेसेस के बाद। डेसिमल के बाद। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या करेंगे? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस भी नंबर में होंगी, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वही तुम्हारा आंसर होगा। और अगर मल्टीपल स्टेप्स हैं तो उसके अंदर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर तो होंगी, बट अदर देन एग्जैक्ट नंबर में देखेंगे। जो भी कोई एग्जैक्ट नंबर है उसको छोड़ देंगे, भले ही उस नंबर में ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएं। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. बोलो बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. अब उसके बाद आते हैं अपने पास डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वो आप तुमने पढ़े भी होंगे छोटी क्लासेस के अंदर। डिफरेंट लॉज ऑफ, नाइन्थ क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। Yes, sir. Yes, sir. किसने दिया था? डेल्टन। डाल्टन ने दिया था। Yes. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? ये एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। किसने दिया था? Anthony Anthony Levinson. एंटोनिन लेवोजियर। ये क्या कहता है कि ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट्स। यस सर। ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस total mass of the reactants is equal to the total mass of the reactants is equal to the total mass of the products। reactants और products का total mass सेम रहेगा। और क्या बोल सकते हैं कि matter can neither be Created nor be destroyed. शाबाश, matter can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one state to another। one form to another form। matter can neither be created nor be destroyed, but it can be transformed from one form to another form। समझ गए? Yes, sir. देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल Yes, तुम्हारे sir. पास ये है अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड एक सोल्ट है, उसमें डाल दिया आपने AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी इसमें बन जाएगा आपके पास अमोनियम नाइट्रेट प्लस AgCl। तो देखो बस ये आयंस जो हैं अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं।
Ag यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के साथ था, यहाँ पे AgCl के साथ चला गया, फिर अमोनियम यहाँ Cl के साथ था, यहाँ अमोनियम नाइट्रेट के साथ चला गया। तो बस अपनी फॉर्म भी बदली है ना बेटा इसमें। Yes, sir. बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. जैसे कोई डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है मान लो आपके पास, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम हीटिंग कराते हैं, ब्रेक कराएं, तो इट फॉर्म्स Mg प्लस O2. हाफ O2। हाफ बैलेंस करनी पड़ेगी बेटा रिएक्शन में, बैलेंस नहीं करेंगे तो ये लो एप्लीकेबल नहीं होगा। समझ गए बात? Okay. तो देखो इसके अंदर टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज ऑलवेज Equal. इक्वल। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, तो CaCO3 का मॉलिक्यूलर मास है देखो 100 ग्राम पर मोल। अब इसको डिकम्पोज कराएं हम, इसकी हीटिंग कराएं, तो ये किस में डिकम्पोज हो जाएगा? CaO प्लस CO2। CO2. तो CaO के अंदर क्या हो गया? 56 ग्राम पर मोल, और CO2 का क्या हो गया? 44 ग्राम पर मोल। तो देखो 56 प्लस 44 100 हो गया टुगेदर। Yes, sir. ये बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनी प्रॉब्लम इन दिस लॉ? No, sir. No, sir. इसके क्वेश्चंस करेंगे एक बार लॉ के बाद। आसान है, ये पढ़ा हुआ है आप लोगों ने सबने। Yes, sir. सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और Definite proportions. डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन किसने दिया था ये लॉ? Sir, Joseph Proust ने। शाबाश, जोसेफ प्रोस्ट। जोसेफ प्रोस्ट ने दिया था। ये लॉ कहता है कि कोई भी जो केमिकल कंपाउंड है, व्हेन अ एलिमेंट या व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स combine to form a compound, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड, देन द रेशियो ऑफ देयर मासेस ऑलवेज रिमेन डेफिनेट। देन द ratio of their masses is always definite और fixed। उनके masses का रेशियो बेटा हमेशा डेफिनेट रहेगा या क्या रहेगा? फिक्स होगा। ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑन द सोर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा कि वो सब्सटेंस तुम्हारे को कहाँ से मिला है। देखो फॉर एग्जांपल वाटर है अपने पास, ये H2O, तो H2O में दो एलिमेंट हो गए, कौन कौन से हैं अपने पास? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब तुम वाटर ऑस्ट्रेलिया से ले आओ, अमेरिका से ले आओ, इंग्लैंड से ले आओ, हिंदुस्तान से ले लो, बहरोड से ले लो, दिल्ली से ले लो, तो उस सारे वाटर के अंदर क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स होगा। Oxygen. यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर है 2 इंटू मास हाइड्रोजन का 1 इज टू ऑक्सीजन का नंबर 1 और मास क्या है 16। Oh. तो ये 1:8 होगा हमेशा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा? 1:8। इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द सोर्स कि ये तुम पानी लेके कहाँ से आए हो। ठीक है, बोलो। Yes, sir. कोई भी केमिकल रिएक्शन है, देखो कार्बन, कोयले को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट है NaHCO3, उसकी HCl के साथ रिएक्शन कराएं हम, तो HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बन जाएगा NaCl शाबाश, NaCl प्लस H2O. CO2. NaHCO3 की हीटिंग कराएं, सीधी थर्मल डिकम्पोजिशन कराएं,
Na2CO3 शाबाश, इससे बन जाता है Na2CO3 प्लस CO2 H2 CO2 प्लस plus H2 H2O H2O। और CO2 रेस्पिरेशन प्रोसेस में बनती है ना C6H12O6। O6 ग्लूकोज, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ डिकम्पोज होता है, तो ये किस में डिकम्पोज होता है? CO2 प्लस H2O। H2O। और बताओ, एक अभी हम कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन पढ़ रहे थे CaCO3 अब रिएक्शन में CaO प्लस CaO CO2। देखो बेटा, ये सब CO2 रिएक्शन में CO2 जो हम बना रहे हैं वो अलग अलग तरीके हैं ना बनाने के, यस सर। लेकिन इनमें देखो कार्बन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो। अब अमेरिका में कोई आदमी रेस्पिरेशन कर रहा है तो उसके CO2 का नेचर अलग होगा क्या हिंदुस्तानियों के कंपैरिजन में? नो No सर। sir पता नहीं, बच्चे कर दें, अलग होता है क्या? देखो इसमें कार्बन का No, मास sir. 12 और कार्बन का नंबर 12 कितना है बेटा इसमें? 1 × 12। और One. ऑक्सीजन का नंबर कितना है? 2। ऑक्सीजन का मास कितना हो गया? 16। 16 तो देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये अपने पास आ गया 3:8, राइट? 8 कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो 3:8 रहेगा, चाहे तुम CO2 कहीं से भी ले आओ। बोलो बेटा, क्लियर है या नहीं? यस सर हो गया Yes sir लेकिन इस लॉ की कोई लिमिटेशन होगी, इसकी लिमिटेशन बताओ। आइसोटोप्स के अंदर ये एप्लीकेबल होगा भाई? आइसोटोप्स के अंदर मासेस का रेशियो, आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? different व्हेन एटॉमिक नंबर इज सेम एंड मास नंबर इज डिफरेंट। When atomic number is same and mass number is different when atomic number is same, जब एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। ठीक है बेटा, जब एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर डिफरेंट हो तो ये एप्लीकेबल होगा। ये किसके केस में हो गया? इन केस ऑफ आइसोटोप्स। बताओ एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? Yes sir एप्लीकेबल होगा, ये कहना चाह रहे हो बेटा? बोलो। अनामिका, एप्लीकेबल होगा क्या? नो सर। ओपी चौहान, ये ओपी चौहान के नाम से कौन है? अनामिका, क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा उपेंद्र है बेटा? सर। यस, हर्षवर्धन बोल रहा है, बोल। उपेंद्र है सर वो। ओपी चौहान, उपेंद्र बोल, एप्लीकेबल होगा या नहीं? अनामिका, क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा? अनामिका, जो विद्या अनामिका क्यों एप्लीकेबल नहीं होगा? फटाफट बोल। ये नहीं पता। देखो, जब एटॉमिक मास, अभी तुमने CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला तो क्या आया? देखो CO2 में कार्बन रेशियो ऑक्सीजन क्या आया? 3:8 आया है ना? Yes sir लेकिन वो जब आया है आपका, जब कार्बन का तुमने 12 माना और ऑक्सीजन का 16 माना। अब मैं मान लो कार्बन का 14 आइसोटोप मान लेता हूं इसमें, जिसका मास नंबर 14 है, C14, ये O2 है। तो इसमें देखो 14 रेशियो क्या होगा तुम्हारा? 2 × 16, तो ये 7 और 8, 8 तो यहाँ पे 7:16 आएगा नहीं आएगा? Yes sir तो आइसोटोप्स देखो, तुम्हारे लिए तो है तो CO2, ये भी CO2 है और ये भी CO2 है, लेकिन दोनों में मासेस का रेशियो क्या हो गया? इसमें अलग अलग हो गया। different समझ गए बात? Yes sir सेकंड, इन केस ऑफ आइसोमर्स, आइसोमर्स वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो।
सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट different structural रिप्रेजेंटेशन. जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट हो तो उनको क्या बोलेंगे हम? आइसोमर्स. Isomer. राइट. Yes, sir. Yes, देखो, sir. फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH एंड CH3OCH3 ये अलग अलग कंपाउंड है. एक कंपाउंड तो है अपने पास एल्कोहल और दूसरा कंपाउंड इसको बोलते हैं हम ईथर. देखो बेटा, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ. कार्बन दोनों में 2 है, हाइड्रोजन 6 है और एक ऑक्सीजन है. राइट. Yes, sir. तो Yes, sir. कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? कार्बन 12, हाइड्रोजन का नहीं, कार्बन का 12 2 इंटू 12, हाइड्रोजन का 6 इंटू 1, रेशियो ऑक्सीजन का 1 इंटू 16. तो क्या रेशियो आ गया ये अपने पास? 2 3 जा 6, 2 8 जा 16. बताओ बेटा क्या आ गया ये अपने पास? ये आ गया 12 रेशियो 3 रेशियो 8. And this is same for both the above compounds. देखो, 2 अलग अलग कंपाउंड थे आपके पास for both the, लेकिन दोनों कंपाउंड्स के लिए अलग अलग हो. ये रेशियो सेम हो गया ना बेटा? अरे बोलो. Yes, sir. अल्कोहल और ईथर 2 कंपाउंड है अलग अलग, लेकिन इनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो दोनों कंपाउंड में 12 रेशियो 3 रेशियो 8 है या नहीं है? ये बता दो बस इतना सा. Yes, sir. Yes, sir. है. Sir. दोनों कंपाउंड में यही है ना? तो ये लॉ एप्लीकेबल होगा क्या? Yes, sir. एप्लीकेबल होगा? No, sir. ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, होगा इन सर. केस में. ये इस लॉ की लिमिटेशन से. राइट. Okay, sir. बेटा, इन दोनों लॉज में किसी को कोई डाउट हो तो बता दो. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में. No doubt, sir. Very definite proportion was देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या है अपना? जॉन डाल्टन ने कि एक एलिमेंट ऑफ फिक्स वन एलिमेंट ऑफ फिक्स मास combine with another element to form 2 or more compounds, then the ratio of their masses are in multiple with each other. एक का तो फिक्स हो गया, तो नाइट्रोजन का फिक्स हो गया सब में. अब यहाँ पे ऑक्सीजन का देखो, 16 1 जा 16 is to 16 2 जा 32, 16 3 जा 32. 3. 3. 48. रेशियो 4 रेशियो 4 रेशियो 4 Five. रेशियो 5. तो बताओ ये सारे किस में है? दे आर इन मल्टीपल में ना ये सारे आपस में? Yes, Yes, sir. sir. दे आर इन मल्टीपल विद Each other. Each other. ईच अदर. सारे आपस में मल्टीपल में. राइट. Yes, ये बेटा sir. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. बोलो क्लियर है या नहीं बात? Yes, sir. देखो, फॉर एग्जांपल एक कार्बन है, कार्बन मिलके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन का यहाँ पे 12, ऑक्सीजन का 32, यहाँ पे कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16. तो 12 12 सेम है. ओक का क्या है यहाँ पे? 16. तो 16 2 जा 32. तो ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया यहाँ पे? 1 रेशियो 2 हो गया ना इन दोनों में. बोलो मल्टीपल में हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. yes sir समझ गए के बाद? yes sir Yes, sir. अब देखो, जैसे ये ऑक्साइड्स हैं कार्बन की, देखो इसको सेट करना है. ये इससे तुम्हारे को परसेंटेज की फॉर्म में भी दे सकते हैं. जैसे परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है CO2 में, तो CO2 में कार्बन का मास 12 और टोटल मास तुम्हारा 44 इंटू 4 into 100. 100. 12/44 इंटू 100 कितना आ जाएगा ये अपने पास? 12 डिवाइडेड बाई 44 मल्टीप्लाइड बाई 100.
कितना परसेंट आ रहा है इसमें? 27। 27. इसको मान लिया हमने 27.3% आ गया ये तो किस में आया? CO2 के अंदर। और CO में निकालो आप परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो 12/28 इंटू 100। 42.85, 42.8. 42.9 लिख सकते हैं उसको राउंड फिगर में। 42.9. 42.9%। देखो ऐसे परसेंटेज दे दें तुम्हारे को कार्बन की, ये कह दें कि कार्बन की दो ये परसेंटेजेस हैं तुम्हारे पास, और ये बताओ कि ये जो परसेंटेज हैं ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही, तो निकाल सकते हो इसमें। बोलो बच्चों। देखो ये समझ में आ गया ना पहले वाला कंसेप्ट, यस सर। कि ये दो जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, एक तो आइसोमर्स में और एक एटॉमिक नंबर ये Isotopes आइसोटॉप्स के केस में। अब देखो नेक्स्ट ये जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में, ये मैंने तुम्हारे को क्या दिया कि दो कार्बन की परसेंटेज निकाल ली हमने यहाँ पे इसमें, और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल ली, राइट। अब इसमें कार्बन और ऑक्सीजन की परसेंटेज में से दोनों में, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में, ये प्रूव करना है आपको कि ये सही है या नहीं है। तो देखो CO2 में परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगी? 27.3 को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, कितनी आएगी? 72.7%। और CO के अंदर परसेंटेज ऑफ वो कितनी होगी आपके पास? 42.9। तो 42.9 में से 57.1%, राइट। बोलो बेटा। यस सर। अब मैं इसमें ये कह सकता हूँ, देखो 57 जो ये मास है CO के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड में, 57.1 ओ कितने कार्बन के साथ कंबाइन हो रहा है? कितने पार्ट्स के? 42.9 के। 42.9 तो 1 पार्ट O किसके साथ कंबाइन होगा? 42.9 बाई 57.1। दोनों में मतलब एक तरीके से ही निकालना है आपको, उल्टा भी कर सकते हो, तो उल्टा करना चाहो तो। हमने इसमें ऑक्सीजन को कंसिडर कर लिया, तो इतने पार्ट के साथ कंबाइन होगा, तो ये कितना आ गया अपने पास? 42.9 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1, ये आ गया 0.751, राइट। मतलब इतने पार्ट्स के साथ कंबाइन हो रहा है। ये तो किस में हो गया? CO में। उसके बाद CO2 के लिए निकाल लो। CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितना था? 72.7। 72.7। इतना परसेंट ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है कितने कार्बन के साथ? 27.3। 27.3 के साथ। तो 1 पार्ट ऑक्सीजन का कंबाइन होगा 1%, 27.3 अपॉन 72.7 के साथ। 27.3 72.7, 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7 कितने के साथ कंबाइन हो रहा है बेटा फिर ये? 0.3 0.375 के साथ, राइट। Yes, sir. अब देखो Yes, sir. 0.375 और ये 0.751, तो ये जो रेशियो है ये तो इतने पार्ट कार्बन के साथ और ये इसमें इतने पार्ट कार्बन के साथ, तो उसमें कार्बन के जो रेशियो आ रहा था इसमें हमने ऑक्सीजन को फिक्स कर दिया। तो ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो भाई। ये CO2 रेशियो CO में ऑक्सीजन को फिक्स करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं 12:32। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इनका प्रोपोर्शन 24:32। तो ये देखो दोनों में फिक्स हो गया 32। तो CO2 के अंदर 1 और CO के अंदर 2, 1:2 आ गया ना। Yes, sir. Yes. तो देखो CO के अंदर 2 आ रहा है, देखो ये लगभग डबल है 375 का 0.751। बेटा ये 2 टाइम्स कैंसिल हो सकता है नहीं?
यस सर। देखो 0.751 डिवाइडेड बाय 0.375, देखो 2.002, तो 2 आ रहा है लगभग। 2.002. अरे बोलो। Yes, sir. तो ये जो अपन ने ये जनरल, मैंने एक एग्जांपल लेके बताया इसका, ये जनरल, ये बताओ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एग्री है या नहीं है? ये कार्बन की ऑक्साइड्स जो है इस तरीके से, बोलो बेटा। देखो एक एलिमेंट है जिसका मास हमने फिक्स किया है, वो क्या मानना है हमने? रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में कार्बन को, व्हेन वन एलिमेंट ऑफ फिक्स मास, इसका फिक्स मास कितना हो गया 12, कंबाइन विद 2 अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स। 2 अदर एलिमेंट कौन कौन हो गए यहाँ पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जुड़ के 2 कंपाउंड बनाया इसने, मीथेन और CO2। तो मीथेन और CO2 में देखो कार्बन इस टू हाइड्रोजन का रेशियो आ गया 3:1, 3:1. और CO2 के अंदर C और O का रेशियो आ गया 3:8। तो कार्बन का दोनों में देखो एग्जैक्टली सेम है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या आ गया? 1:8। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 1:8 आया। अब वाटर और ऑक्सीजन का आपस में देखो 2:1:16, तो इसमें कितना आ गया 2:8 में। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:8, तो ये भी 1:8, और जिसमें ये दोनों कंबाइन हो रहे थे उनमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो भी 1:8, तो दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे हम तो एग्जैक्टली सेम आ रहा है ना, 1:1। 1:1. Yes, sir. Yes, ये sir. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, समझ गए बेटा? Yes, sir. Okay, sir. बोलो समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. थैंक यू। Yes, sir. आ गया